দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। Yes, ma'am. আচ্ছা, আর তুমি আগের দিন ক্লাসটা করতে পারোনি, আমি ডেপ্রিসিয়েশন স্টার্ট করেছিলাম, আমি তোমাকে শেয়ার করে দেবো, লাস্ট ক্লাসটা আমি শেয়ার করতে ভুলে গেছি, তুমি লাস্ট ক্লাসটা করোনি। हाँ मैम, मैं शेयर कर दूँ। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এটা শেয়ার করে দেবো। अच्छा, देखो आज हम लोग ये डेप्रिसिएशन का सेकेंड क्लास कर रहे हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन में आज हम लोग सीखेंगे प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन क्या था ये एक बार बता देते हैं। देखो डेप्रिसिएशन क्या होता है, कोई भी फिक्स्ड एसेट जो हम लोग यूज करते हैं तो उसको जब हम लोग परचेस करते हैं उसके लिए एक लमसम अमाउंट हमें पे करना पड़ता है। तो हम लोगों ने एक लमसम अमाउंट पे कर दिया, बट ये पूरा खर्चा हम लोग खर्चा नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि खर्चा वो होता है, एक साल का खर्चा ये नहीं होता है। हम लोग अगर कोई भी फिक्स्ड एसेट को परचेस करते हैं तो ये 1 ईयर का खर्चा सिर्फ नहीं होता है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट का मतलब ही होता है ऐसा एसेट जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, यानी एक साल से ज्यादा। एक अकाउंटिंग ईयर नॉर्मली 12 मंथ्स का होता है, तो 12 मंथ से ज्यादा ही यूज करते हैं अगर, तभी वो फिक्स्ड एसेट कहलाता है। अब मान लो कोई फिक्स्ड एसेट नॉर्मली बहुत ही महंगा आता है, ठीक है, तो उसका यूज भी मोर देन 1 ईयर तो होता ही है। और रीसेल करने के लिए हम लोग फिक्स्ड एसेट को नहीं खरीदते हैं, मतलब स्टॉक नहीं है कि खरीदा किसी और से, किसी और को प्रॉफिट लगा के बेच दिया, ऐसा तो नहीं होता है। तो हम लोग इसे यूज करते हैं ताकि हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, बिजनेस में बेनिफिट मिले। जैसे अगर हम लोग प्लांट मशीनरी खरीदेंगे, हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा, ऑर्गेनाइज्ड वे से होगा, कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा हम लोग को, ठीक है। फिक्स्ड एसेट का ये सब बेनिफिट होता है। तो फिक्स्ड एसेट को यूज करने का खर्चा तो हुआ, मान लो एक मैंने लैपटॉप खरीदा 1 लाख रुपए से, तो ये मेरा खर्चा हुआ, बट हम हमें ये बोला जा रहा है, अकाउंट हमें बोल रहा है आप इसको खर्चा पूरा 1 लाख मत दिखाओ। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले ये एस्टिमेट करना पड़ेगा कि ये लैपटॉप हम कितने साल यूज करने वाले। सपोज अगर मैंने सोचा कि हम 10 साल यूज करने वाले हैं, तो हम इस खर्चे को 10 साल में ओवर द पीरियड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 1 लाख को अगर हम लोग 10 साल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो हर साल 10,000 का खर्चा दिखता है, ठीक है। तो हम लोग ये दिखा सकते हैं कि हर साल हम लोग 10,000 का लैपटॉप यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से डेप्रिसिएशन आता है, ठीक है। इस तरह से डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ता है ताकि हम लोग फिक्स्ड एसेट का जो खर्चा है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाए ईयर टू ईयर। अब इसका बहुत सारा मेथड होता है, ठीक है। अब इसमें देखो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं ये है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये क्या होता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का मतलब ये होता है, ये देखो, प्रोविजंस ऑफ डेप्रिसिएशन इज द कलेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन। प्रोविजन का मतलब है कि हम लोग टोटल एक्यूमुलेटेड, हम लोग टोटल डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। मान लो जैसे मैंने यहाँ पर 10,000 दिखाया, तो 3 साल में 10,000 इंटू 3 30,000 हो गया, टोटल डेप्रिसिएशन 30,000। तो अगर हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, मतलब अकाउंट मतलब क्या, जो लेजर बना रहे हैं डेप्रिसिएशन का, तो उसमें अगर हम लोग प्रोविजन मेथड फॉलो कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग कलेक्टेड सारा वैल्यू डेप्रिसिएशन का दिखाएंगे जो अब तक लागू है। जैसे मैंने यहाँ पर 3 साल का दिखाया, तो 3 साल का 30,000। प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन। ये ऐसा अकाउंट है जहां पर डेप्रिसिएशन का प्रोविजन दिखाया जाता है। विथ मेकिंग ऑफ दिस अकाउंट वी आर नॉट क्रेडिटेड डेप्रिसिएशन इन एसेट अकाउंट। नॉर्मली डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है? डेप्रिसिएशन का एंट्री इस तरह से होता है, डेप्रिसिएशन जो कि एक एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू किया जाता है एसेट को, एसेट का वैल्यू कम हो गया, 1 लाख का लैपटॉप में 10,000 का वैल्यू उसका कम हो गया क्योंकि हम लोगों ने एक साल उसे 10,000 का यूज कर लिया। बट अगर हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो वहां पर एसेट अकाउंट को क्रेडिट नहीं करते हैं, ठीक है। जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेंटेन करते हैं तब हम लोग वहां पर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट नहीं करेंगे, टू करेंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन के लिए एक अलग जगह ही बना लेंगे, ठीक है, एक अलग जगह, ठीक है, अलग जगह पे। जैसे मान लो अगर हम लोग सेपरेट सारा चीज रखना चाहते हैं तो हम लोग जैसे सेपरेट, जैसे मान लो घर पे हम लोग बोलते हैं कि एक स्टडी रूम अलग होना चाहिए, एक गेस्ट रूम अलग होना चाहिए, ठीक है, एक जो है पर्सनल रूम होना चाहिए। ऐसे करके हम लोग एक जगह को क्या कर सकते हैं, अलग अलग रूम में डिवाइड कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग चाहते हैं कि डेप्रिसिएशन जितना भी हो रहा है उसको एसेट में चार्ज ना करके टोटल हमें एक जगह पे दिखाना है कि कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, इसका नाम दे देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मतलब अलग ही एक अकाउंट बना लेंगे जहां पर हमें हमेशा ये शो होते रहेगा कि कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, ठीक है, टोटल अभी तक।
और यहाँ पर बोला है बट ट्रांसफर एवरी ईयर डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो मैंने दिखाया कि ये एसेट में क्रेडिट ना होके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, एवरी ईयर वी अडॉप्ट दिस प्रोसीड्योर एंड व्हेन एसेट आर सोल्ड वी विल ट्रांसफर सोल्ड एसेट्स टोटल डेप्रिसिएशन टू क्रेडिट साइड ऑफ द एसेट अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग करेक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट। क्या बोल रहा है कि हर साल हम लोग इस तरह से डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में भेजते जाएंगे, और जब एसेट बेचना चाहेंगे, मतलब आफ्टर मान लो मैंने लैपटॉप 5 साल 10 साल जो भी यूज कर लिया, अब चाहते हैं कि उसे बेच दे, ठीक है, जो भी मिले बेच देंगे, जितना भी पैसा मिले, तो तब जब हम लोग सोल्ड करेंगे यानी जब बेचेंगे तब क्या करना पड़ेगा, तब हमें टोटल डेप्रिसिएशन को क्रेडिट साइड में दिखाना पड़ेगा एसेट अकाउंट का, फॉर कैलकुलेटिंग करेक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट, ताकि हमें करेक्ट प्रॉफिट या लॉस पता चले फिक्स्ड एसेट पे कितना हुआ। जैसे अगर हम 3 साल बाद बेचना चाहते हैं तो मेरा 3 साल में टोटल 30,000 डेप्रिसिएशन लगा, तो 1 लाख में 30,000 पहले हमें डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा। इसका मतलब जब हम लोग एसेट बेचना चाह रहे हैं तब उसका वैल्यू है 70,000। अब प्रॉफिट हुआ कि लॉस कैसे पता चलेगा, अगर 72 में बिक गया सपोज तो 2,000 का प्रॉफिट है, और अगर मान लो इससे कम में बिक गया तो लॉस, ठीक है। तो वही बोल रहा है द प्रोविजन यूजेस विथ एन एनी मेथड ऑफ द प्रोविजन यूजेस विथ एनी मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का हम लोग कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के लिए। मेथड यानी एसएलएम यानी स्ट्रेट लाइन मेथड हो सकता है, डब्ल्यूडीवी मेथड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ फीचर्स बोला है, देखो देयर आर फॉलोइंग फीचर्स ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिक्स्ड एसेट इज मेड ऑन इट्स ओरिजिनल कॉस्ट एंड एवरी ईयर डेप्रिसिएशन इज नॉट ट्रांसफर टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। बोल रहा है कि फिक्स्ड एसेट को ओरिजिनल कॉस्ट में ही दिखाते जाना है, और हम लोग कभी भी फिक्स्ड एसेट में डिप्रिसिएशन को चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है, ये वाला एंट्री नहीं करेंगे। हम लोग ये दिखाएंगे कि यहाँ पर जितना डिप्रिसिएशन आ रहा है उतना डालते जाएंगे, 10,000 10,000 10,000 करके, और एसेट जो है उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बना लेंगे, और एसेट हमेशा 1 लाख में ही दिखता जाएगा। लेकिन हाँ, हम लोग को पता है कि इतना खर्चा हो चुका है एसेट में से, लेकिन उसको एडजस्ट तभी करेंगे जब बेचेंगे, इसके पहले एडजस्ट नहीं करेंगे। दो सेपरेट अकाउंट में दो अलग अलग चीज दिखेगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट इज वैल्यू ऑफ ऑल ओल्ड डेप्रिसिएशन, ठीक है, मतलब एक्यूमुलेटेड है सारा डेप्रिसिएशन का, एक्यूमुलेटेड, ये देखो 3 साल का पुराना सारा डेप्रिसिएशन ऐड हुआ है। द जर्नल एंट्रीज विल बी, क्या होगा जब एसेट परचेस करेंगे तो नॉर्मल एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, और अगर क्रेडिट में परचेस करेंगे तो टू क्रेडिटर हो जाएगा। डेप्रिसिएशन जब प्रोवाइड करेंगे, डेप्रिसिएशन नॉर्मली एसेट होता है लेकिन क्या होगा, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सेल जब करेंगे तो कैश एंड बैंक पैसा आएगा टू एसेट सेल, जो एसेट बिक जा रहा है उसको दिखाएंगे। कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड ट्रांसफर फ्रॉम एसेट अकाउंट टू सेल ऑफ एसेट अकाउंट, जब हम लोग एसेट बेचेंगे तब हमें क्या करना है, इस एसेट सेल अकाउंट से उसको एसेट अकाउंट में दिखाना है, मतलब एसेट चला जा रहा है तो क्रेडिट, जो एसेट आया था वो चला जा रहा है क्रेडिट, ठीक है, और जो एसेट सेल किया हम लोगों ने उस अकाउंट को ओपन किया था उसको क्लोज कर देंगे, तो एसेट सेल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगा। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं, देखो टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट सोल्ड ट्रांसफर फ्रॉम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो ये अब जब हम लोग बेचेंगे तब हम लोगों को सारा डेप्रिसिएशन उस एसेट का जो बेचना चाह रहे हैं उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहां से ट्रांसफर करेंगे, जहां पर था वहां से उठाना पड़ेगा। कहां पर था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में था, वहां से एसेट सेल में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एसेट सेल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा एसेट बेच के उसको में ट्रांसफर करना पड़ेगा पीएल में, जो हम लोग फाइनल अकाउंट्स में पीएल बनाते हैं। डिस्पोजल ऑफ एन एसेट, एसेट जब बेच रहे हैं तो क्या एंट्री होगा, अगर हम लोग एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे, व्हेन एन एसेट इज सोल्ड बिकॉज ऑफ ऑब्सोलेसेंस और इनएडिक्वेसी और एनी अदर रीजन। ऑब्सोलेसेंस का मतलब लास्ट क्लास में मैंने बोला भी था, ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के वजह से अगर एसेट हम लोगों को बेचना पड़ रहा है, या फिर इनएडिक्वेट कैपेसिटी है, मतलब जितना प्रोडक्शन करना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, इसीलिए क्योंकि वो पुराना मशीन है, नया टेक्नोलॉजी की वजह से हमें और भी स्पीड मिल सकता है तो हम लोग पुराना मशीन नहीं रखेंगे। तो इनएडिक्वेसी और एनी अदर रीजन या फिर कुछ और भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हम लोग एसेट बेच रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ द एसेट इज ट्रांसफर टू ए सेपरेट अकाउंट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो जो एसेट बेच रहे हैं उसके लिए हम लोग एक सेपरेट अकाउंट बना सकते हैं जिसका नाम है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एसेट डिस्पोजल अकाउंट को कैसे हम लोग दिखाएंगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये जब हम लोग एसेट बेच रहे हैं तब का एंट्री हो गया, एसेट क्रेडिट हो गया, एसेट चला गया, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद डेप्रिसिएशन जो इस एसेट पे हम लोगों ने चार्ज किया था उसको एसेट डिस्पोजल में ट्रांसफर करेंगे। जितना एसेट जितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया था उस एसेट पे जो बेचना चाहते हैं वो एसेट डिस्पोजल पे ट्रांसफर हो जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन जिस साल बेच रहे हैं उस साल अगर कोई डेप्रिसिएशन लगा है, तो जैसे मान लो किसी का ईयर है 1 जैन से लेके 31 दिसंबर तक, और अगर कोई उसके एसेट को बेच रहा है, मान लो 30, ये मान लो बेच रहा है 1 जुलाई को, ठीक है, 1 जुलाई को, तो तब तक का डेप्रिसिएशन तो लगेगा, उस साल का तब तक का डेप्रिसिएशन तो लगेगा, तो वो भी दिखाना पड़ेगा। तो उसका एंट्री हो जाता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल। जिस साल एसेट बेच रहे हैं उस साल हम लोग उस डेप्रिसिएशन को एसेट डिस्पोजल में दिखाएंगे, और इसके अलावा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में दिखाया जाता है नॉर्मली, ठीक है। अगर हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो एसेट का डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ही दिखाएंगे, लेकिन अगर एसेट बेच रहे हैं तो उस साल का डेप्रिसिएशन एसेट डिस्पोजल में दिखाएंगे। जब पैसा मिल जाएगा बेचने पे, कैश या बैंक टू एसेट डिस्पोजल, अगर लॉस होता है तो पीएल टू एसेट डिस्पोजल, और अगर प्रॉफिट होता है तो एसेट डिस्पोजल टू पीएल, ठीक है। तो ये समझ में और भी क्लियरली आएगा जब हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इलस्ट्रेशन 21। तो इस क्वेश्चन के साथ हम क्लियरली और भी समझा देते हैं कैसे होगा। इलस्ट्रेशन 21, एस एंड कंपनी परचेज ए मशीन फॉर 1 लाख, 1 लाख का एक मशीन खरीदा है ऑन 11/11। अनदर मशीन 1,50,000 वॉज परचेज ऑन 17/12, 17/12 में दूसरा मशीन खरीदा है। ऑन 31 December 13 द मशीन परचेज ऑन 11/11 वॉज सोल्ड फॉर 50,000। 31 December 13 में जो मशीन परचेज हुआ था 11/11 को, उसको बेच दिया गया है 50,000 में। द कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन एट 15% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है हर साल सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होते जाएगा। द कंपनी क्लोजेज इट्स अकाउंट्स ऑन 31 December एवरी ईयर, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जब ऐसे हमें स्पेसिफाई कर दिया, इसका मतलब हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट बना लेंगे, फिर इसका हम लोग फाइनल सोल्यूशन करेंगे। तो वर्किंग नोट बनाएंगे, पहले यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कि कब क्या खरीदा गया, कब बेचा गया। परचेज क्या है, मशीन 11/11 को, 11/11 को परचेज किया है मशीन। कितने रुपए का, 1 लाख का, 1 लाख का मशीन परचेज किया गया है। उसके बाद दूसरा मशीन 1,50,000 का 17/12 में। अच्छा, ये ईयर एंड इनका जब होता है वो है 31 December एवरी ईयर, तो ये ईयर एंड हो चुका होगा 31 December 2011, ये ईयर एंड हुआ होगा। इसके बाद का ईयर एंड होगा 31 December 2012। अब देखते हैं इस बीच में क्या हुआ है ट्रांजैक्शन। ये दूसरा मशीन खरीदा गया 1,50,000 का 17/2012 में, 17/2012 में परचेज परचेज किया गया है 1,50,000 से, मशीन परचेज किया गया है। अच्छा, 31 December 2013 द मशीन परचेज्ड ऑन 11/11, 31 December 2013। अच्छा, ये देखो ये ईयर यहाँ पर ही खत्म होता है, यहाँ पर लिखते हैं 31 December 2013। इस डेट में क्या बोला है देखो, द मशीन परचेज्ड ऑन 11/11 वॉज सोल्ड फॉर 50,000। 11/11 में जो मशीन खरीदा गया था ये यहाँ पर बेच दिया गया, सोल्ड फॉर, कितने में बेचा गया है, 50,000, 50,000 रुपीज से बेच दिया गया ये वाला मशीन। अच्छा, फिर इसके बाद बोल रहा है द कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन एट 15% पर एनम ऑन एसएलएम। अच्छा, तो डेप्रिसिएशन जो चलता है, डेप्रिसिएशन का सिस्टम है डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन चलेगा। तो हम लोग पहले इसका वर्किंग नोट बनाएंगे, फिर इसका फाइनल जो है अकाउंट बना लेंगे। तो वर्किंग नोट यहाँ पर लिखते हैं इस तरह से, ये वर्किंग नोट ही दे देते हैं, वैसे ये भी वर्किंग नोट का ही पार्ट है। तो पहले परचेज हुआ है 11/11 में, तो यहाँ पर लिखेंगे परचेज 11/11, 11/11 में परचेज हुआ है 1 लाख, 1 लाख का एसेट परचेज हुआ है, लेस डेप्रिसिएशन 31 December 2011, 15%, यानी कि 15
1000 हो रहा है शायद, चेक कर लेते हैं। 1 लाख का 15%। 1 लाख का 15%, हाँ 15,000 माइनस करने से 85,000। ये फर्स्ट ईयर का हो गया। यहाँ पर फर्स्ट ईयर में और कोई ट्रांजैक्शन था भी नहीं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर नया मशीन खरीदा गया 1712 में मशीन, इसको हम नाम दे देते मशीन 1, यहाँ पर नाम देते हैं मशीन 2। ये 1112 का बैलेंस दिख रहा है। 1712 में एक नया मशीन खरीदा गया जिसका वैल्यू है 1,50,000 लेस डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2012 यहाँ पर डिप्रिशिएशन लगेगा। अब इस पे 15,000 ही लगेगा क्योंकि ये एसएलएम मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पर बचा 70,000। यहाँ पर भी 15% लगेगा, लेकिन ये जुलाई में खरीदा गया था। तो अगर जुलाई में खरीदा गया है तो ये कितने मंथ का हो जाएगा? जुलाई 1 से, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 6 मंथ्स का डेप्रिशिएशन लगेगा। तो 1,50,000 पे 6 मंथ्स का लगाना है। तो 1,50,000 इंटू 15% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 करना पड़ेगा। तो 11,250 आंसर आएगा। यहाँ पर कैलकुलेटर खोल लेते हैं। तो यहाँ पर 1,50,000 माइनस 11,250, तो ये हो गया 1,38,750। ये वैल्यू आ रहा है 1113 का, 1113 का। अच्छा, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर ये खत्म हो गया 31 दिसंबर पे। हमारे हमारे पास दो मशीन है, मशीन 1 और मशीन 2। अब यहाँ पर 31 दिसंबर 2013 में मशीन 1 को बेच दिया गया है 50,000 में। तो पूरा डेप्रिसिएशन लगा क्योंकि हम लोगों ने बेचा है ईयर एंड में, तो पूरे साल ये मशीन हम लोग के पास ही था। तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31 दिसंबर 2013 तक का। तो फिर से 15,000 क्योंकि एसएलएम मेथड है, तो 70,000 से 15,000 लेस करने से हो जाएगा 55,000। और यहाँ पर फिर से 31 दिसंबर 2013 में लगेगा। तो क्योंकि एसएलएम मेथड है तो 1,50,000 पे 15% लगना चाहिए, ठीक है। 1,50,000, 1,50,000 15%, 22,500 लेस करना पड़ेगा 1,38,750 माइनस, अच्छा ये आ रहा है 11,6,250। ठीक है। अच्छा, अब ये सेल हो जाएगा, ये वाला लेस सेल 50,000 में सेल हो गया तो लॉस है 5,000 का, 5,000 लॉस ऑन सेल। तो ये वर्किंग नोट बन गया हम लोग का। बस ये यहाँ क्रॉस लगा देते, ये मशीन और नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग को जो अकाउंट बनाने बोला है वहां पर हमें क्या दिखेगा? देखो, हम लोग को जो अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है वहां पर हमें ये दिखेगा कि लास्ट में जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 1,16,250 दिखना चाहिए, ठीक है। तो जो भी अकाउंट बनाने के लिए बोला है, 3 अकाउंट बोला है, तीनों बनाना पड़ेगा। मशीनरी, मशीनरी डिस्पोजल, मशीनरी अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, यहाँ पर डेबिट, अच्छा मशीनरी अकाउंट, और क्या बोला है? मशीनरी अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन।
यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट और एसेट डिस्पोजल। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। अच्छा, अब यहाँ पर देख के हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले 1111 में एसेट परचेज हुआ, तो एसेट परचेज का एंट्री क्या हो जाएगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर टू बैंक। तो 2011 में टू बैंक या कैश 1 लाख वैल्यू था, ठीक है, जो एसेट खरीदा गया। फिर सीधा इस पे डेप्रिसिएशन ही लगा 31 दिसंबर पे। तो क्योंकि ये प्रोविजन अकाउंट हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन का एंट्री हो जाएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, लेकिन इसे मशीन पे चार्ज नहीं करके हम लोग इसका एक सेपरेट जगह बना रखे जहां पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो बाई डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2011 बाई डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो जाएगा ये वाला 15,000। अच्छा, अब फर्स्ट ईयर हमें क्लोज करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में और कोई ट्रांजैक्शन था नहीं, तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2011 में बाई बैलेंस CD 1 लाख और यहाँ पर टोटल। ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1112 में टू बैलेंस BD, और ये यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, ये इधर क्लोज होगा 31 दिसंबर 2011 टू, टू साइड है इसीलिए टू, बैलेंस आ रहा है 15,000। ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1112 में बाई बैलेंस BD 15,000, ठीक है। अब ये फर्स्ट ईयर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन दिखेगा हमें कि हम लोगों ने 1712 में एक मशीन परचेस किया। फिर 31 दिसंबर में हमें दोनों पे डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, जो पहले का मशीन था और जो नया खरीदा। तो यहाँ पर 17/2012 में मशीन परचेस हुआ, तो फिर से सेम एंट्री, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये खरीदा गया है 1,50,000 का। अब डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा यहाँ पर पुराने वाले मशीन का एज वेल एज नए वाले मशीन का, तो 31 दिसंबर 2012 बाई डेप्रिसिएशन। तो कितना होगा, यहाँ पर हम प्लस करके लिख देते हैं 15 और 11,250, 15,000 और 11,250। अच्छा, तो ये कितना होगा 15,000 प्लस 11,250, ये क्या होगा 26,250।
तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पुराना सारा डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होते जा रहा है, क्योंकि पहले 15 लगा था, अब इस साल इतना, तो टोटल जो डेप्रिसिएशन दिखेगा वो एक्यूमुलेटेड, मतलब टोटल इतना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 2 मशीन पे। टोटल बन जा रहा है 41,250। यहाँ पर ट्रांसफर कर देते 31 दिसंबर 2012 बाई साइड नहीं है, सॉरी, टू बैलेंस CD 41,250, 41,250। अब ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा 1113 में बाई बैलेंस BD 41,250। अच्छा, इसको भी क्लोज कर लेते हैं, तो 2,50,000 यहाँ पर 31 दिसंबर 2012 बाई बैलेंस CD 2,50,000। यहाँ पर भी आ गया 2,50,000। तो ये अकाउंट हमेशा एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट बताता है, क्योंकि 1 लाख वाला जो मशीन हम लोगों ने खरीदा था वो भी 1 लाख का नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर 15 और 15 30,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। अभी इसका वैल्यू 70,000 है जो हमें यहाँ पर दिख रहा है। बट ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट वही करता है, मशीनरी अकाउंट को हमेशा अपने ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाता है, और जो डेप्रिसिएशन है उसका टोटल डेप्रिसिएशन दिखाता है कि टोटल डेप्रिसिएशन अभी तक कितना चार्ज हुआ है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट ईयर में देखेंगे, नेक्स्ट ईयर में एकदम एंड में जाके एसेट बेचा गया है, ठीक है। पहला वाला मशीन M1 एसेट जो है वो बेचा गया है, तो इसको हम लोग पहले ब्रॉड डाउन कर लेते हैं। 1113 में टू बैलेंस BD 2,50,000, ठीक है। ये हो गया 2,50,000। अच्छा, अब इसमें से मशीन बिक जाएगा, कौन सा वाला? ये 1 लाख वाला। तो बचेगा कितना? 1,50,000 ये बचेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मशीन बेच रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले एसेट डिस्पोजल अकाउंट में हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग कौन सा मशीन बेच रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर 31 दिसंबर को ही बेच रहे हैं और 31 दिसंबर को ही डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो इस बार भी लगेगा। 31 दिसंबर 2013 में हम लोग डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन कौन से मशीन का? जो बचा हुआ मशीन है, तो यहाँ पर दिखा देते हैं बाई डेप्रिसिएशन। कौन से मशीन का दिखाएंगे? जो मशीन रह जाएगा। और जो मशीन बिक जाएगा, क्या उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा? जरूर लगेगा, दोनों पे ही लगेगा। ये देखो यहाँ पर 15,000 22,500, लेकिन ये 15,000 एसेट डिस्पोजल अकाउंट में दिखाएंगे। वही चीज यहाँ पर बोला हुआ था कि जब हम लोग एसेट को बेचते हैं, ये देखो यहाँ पर when depreciation provided on the asset is transferred, provision for depreciation account to asset disposal for charging depreciation, ये देखो for ये वाला पॉइंट, ये वाला for charging depreciation for the year of sale। जिस साल डेप्रिसिएशन एसेट बिक रहा है उस साल डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल में चार्ज होगा। तो डेप्रिसिएशन 22,500 ये प्रोविजन वाले अकाउंट में जाएगा, जैसा अभी तक जा रहा था 22,500, ठीक है। और जो एसेट बिक रहा है उसका डेप्रिसिएशन हम लोगों का इधर आ जाएगा 31 दिसंबर 2013 में बाई डेप्रिसिएशन बोल के, क्योंकि ये देखो एंट्री क्या था? डेप्रिसिएशन टू एसेट डिस्पोजल। तो एसेट डिस्पोजल में क्या हो जाएगा? बाई डेप्रिसिएशन बोल के 15,000 पूरे साल का ही लगा है 15,000, ये वाला एंट्री, ये वाला। अब डेप्रिसिएशन अलग अलग जगह पे चला जाएगा, जो बिक रहा है वो एसेट डिस्पोजल में चला जाएगा और जो रह जाएगा वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में नॉर्मली जैसे जाता है वैसे ही चला जाएगा। हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? जो एसेट हम लोग बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन दिखा दिया, और उस एसेट पे अभी तक हम लोगों ने जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया था वो हमें यहाँ पर ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो और एक चीज भी देख लेते, कितना पैसा हम लोग ले रहे हैं बेच के? 50,000। तो एंट्री क्या हो जाएगा? पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट जा रहा है, तो टू एसेट डिस्पोजल, ठीक है। सेम डेट पे बाई बैंक सेल ऑफ एसेट, एसेट हम लोगों ने सेल कर दिया कितने में? 50,000 में। अब बेचने से प्रॉफिट या लॉस कुछ तो होगा, तो हुआ है 5,000 का लॉस हुआ है, तो लॉस होने पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, PL डेबिट हो जाएगा टू एसेट डिस्पोजल। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल 5,000, ये हो गया। अच्छा,
अब क्या दिखाना है, अब दिखाना है कितने का एसेट चला जा रहा है। तो 31 दिसंबर 13 में जो एसेट जा रहा है उसका एंट्री क्या हो जाएगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट, मशीन चला जा रहा है तो टू एसेट की जगह हम लोग टू मशीन लिख सकते हैं, क्योंकि एसेट का नाम हमें पता है, मशीनरी चला जा रहा है। जब मशीन आया था तो मशीन डेबिट हुआ था, मशीन चला जाएगा तो मशीन क्रेडिट होगा। कितने का चला जा रहा है, 1 लाख का मशीन चला जा रहा है। और हमें क्या दिखाना पड़ता है, एसेट डिस्पोजल में कौन सा मशीन बेच रहे हैं, 1 लाख वाला, उस पे अब तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था, जिस साल बेच रहे हैं उसके आगे साल तक। तो जिस साल बेच रहे हैं उसके आगे साल तक डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 15, और ये 15, टोटल 30,000। तो यहाँ पर वो चीज दिखाना पड़ेगा। क्या करना है बेसिकली, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से उतने अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को हटा देना है जितना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सोल्ड एसेट पे चार्ज हुआ था। तो सोल्ड एसेट पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज है वो है 15,000 और 15,000, इसको हमें हटा देना है यहाँ से। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जब ट्रांसफर करते हैं तो वो क्रेडिट होता है, क्योंकि ऑल प्रोविजन आर लाइबिलिटी, क्रेडिट होता है। अब जब हटाएंगे तो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 30,000। ठीक है, तो 30,000 चार्ज हुआ था, जिस साल बेच रहे उस साल 15,000 चार्ज हो रहा है, यानी कि 45,000। इसीलिए 1 लाख पे जब 45,000 लेस होता है तो देखो कितना हो जाता है, 1 लाख माइनस 45,000, तो टोटल वैल्यू बच रहा है 55, जिसको हम लोगों ने 50 में बेचा तभी जाके 5,000 का लॉस हुआ। और इसमें कभी बैलेंस हमें नहीं दिखेगा इस अकाउंट में। क्यों बताओ बैलेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि ये पूरे 1 लाख वाला मशीन का स्टोरी बताता है। क्या बता रहा है स्टोरी में, कि 1 लाख वाला मशीन हम लोग 30,000 का यूज किए थे जब हम लोगों ने बेचने का नहीं सोचा, जिस साल बेचने का सोचा उस साल भी 15,000 का यूज कर लिए, तो 45,000 का इस मशीन को हम लोग यूज कर लिए थे, बचा था इसका वैल्यू 55,000, 50 में बेच दिए, 5,000 का लॉस। तो ये इसका पूरा स्टोरी बन गया। तो इसका मतलब इसका कुछ जब कंक्लूजन आ ही गया स्टोरी में तो कुछ बचेगा नहीं। देखो जब कोई कंक्लूजन बचा ही नहीं, जब कंक्लूजन आ गया स्टोरी में तब और कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, कंक्लूजन फुल्ली हो गया कि कैसे इसको मतलब खरीदने से लेके यूज करके मतलब उसको बेचने तक का पूरा इधर दिख रहा है, कैसे कैसे कंडीशन हुआ था। तो यहाँ पर टोटल कर लो 30 और 50, 80, 80 और 20, 1 लाख। अब ये सारे अकाउंट को क्लोज करना है तो ये देखो, एक टू मशीनरी, तो मशीनरी में जाएगा बाई एसेट डिस्पोजल, मशीनरी में जाएगा बाई एसेट डिस्पोजल। 1 लाख, 1 लाख वाला मशीन चला गया तो जो बचेगा बाई बैलेंस CD 1,50,000, क्योंकि 1 लाख वाला मशीन चला गया तो बचा हुआ मशीन 1,50,000 दिख रहा है, ये वाला बचा हुआ, ये जो बाद में खरीदा था हम लोगों ने। अच्छा, और यहाँ पर जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एंट्री हुआ था इसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे टू एसेट डिस्पोजल बोल के 30,000। सिक्सटी थ्री सेवन फिफ्टी ये वैल्यू आ रहा है, और यहाँ पर माइनस करने से देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। कितना आएगा ये हम यहाँ से देख के भी बता सकते हैं, ये आएगा 22,500, क्योंकि इतना ही बस एसेट का डेप्रिसिएशन का वैल्यू बचेगा। नहीं, ये तो इस बार चार्ज हुआ है, ये कितना बचना चाहिए टोटल, ये अच्छा ये कितना बचेगा पता है, ये टोटल बचेगा ये वाला, ये दोनों का एडिशन करने से जितना होगा उतना ही बच रहा होगा, क्योंकि उतना ही टोटल अभी तक डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में पड़ा हुआ है। एक बार चेक करके देखो ऐसा होता है कि नहीं, 11,250 प्लस 22,500, ये देखो 33,750 बचना चाहिए, देख लेते हैं 33,750 बचता है कि नहीं। टू बैलेंस CD 33,750 हम लिख देते हैं, चेक करके देख लेते हैं। हाँ
यही बचेगा। क्यों ये बच रहा है? क्योंकि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट हमें क्या बताता है कि कितना डिप्रिसिएशन उसमें पड़ा हुआ है। तो जो एसेट बिक गया उसका डिप्रिसिएशन निकाल के फेंक दो, जो एसेट रह गया उसका टोटल डिप्रिसिएशन शो होते जाएगा। तो दो ही एसेट था, M1 बिक गया, M2 बचा हुआ है, तो M2 पे टोटल कितना डिप्रिसिएशन लगा है? 11,250 और 22,500, तो वही हमें यहाँ पर शो होगा। ठीक है, ये होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। ठीक है, किस तरह से हम लोग इसको मेंटेन करेंगे। अच्छा, यहाँ पर WDV मेथड एक दे रखा है। WDV मेथड का मतलब होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड मतलब जब हम लोग एसेट के बचे हुए वैल्यू पे जो है डिप्रिसिएशन लगाते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रखा है। समटाइम्स एन एसेट इज सोल्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ फॉर सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस एटसेट्रा। मतलब कि कभी कभी एसेट जो है हमें बेचना नहीं था या फिर हमें डिस्कार्ड नहीं करना था, एसेट अच्छा भला था, फिर भी हमें क्या करना पड़ा, उसे बेचना पड़ा कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से। जैसे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज वगैरह आ गया है, मशीन तो अच्छा है बट टेक्नोलॉजी के साथ एट पर नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोगों ने उसे डिस्कार्ड कर दिया यानी बेच दिया। इंक्लूडिंग ए पार्ट ऑफ द एसेट विच इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड इन फ्यूचर इफ द सेल प्राइस इज लेस देन द WDV देयर विल बी लॉस। जो बचा हुआ एसेट का वैल्यू है वो अगर सेल प्राइस से कम होता है तो वो लॉस होगा, एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट होगा। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इज एडजस्टेड इन द ईयर ऑफ सेल इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बोल रहा है कि प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा, जो कि इस मेथड में भी बताया गया था। ये देखो हम लोग PL में इसे ट्रांसफर दिखा रहे हैं, जब PL बनेगा तो वहां पर दिखाएंगे टू एसेट डिस्पोजल बोल के। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट when no provision for depreciation account is maintained, अगर हम लोग कोई provision for depreciation account मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो उस केस में एंट्री क्या होगा? एसेट डिस्पोजल टू एसेट, मतलब हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं बट ये अकाउंट मेंटेन करेंगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो जब एसेट डिस्पोज्ड होगा तो एसेट डिस्पोजल टू मशीन के तरह एसेट डिस्पोजल टू एसेट। जब बेचेंगे कैश टू एसेट डिस्पोजल, ये देखो बैंक टू एसेट डिस्पोजल। ठीक है, ये एंट्री। अच्छा, डेप्रिसिएशन टू एसेट डिस्पोजल, ये देखो डेप्रिसिएशन टू एसेट डिस्पोजल, जिस साल मशीन बेच रहा है उस साल डेप्रिसिएशन। इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल तो एसेट डिस्पोजल टू PL, जो कि यहाँ पर नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पर लॉस ऑन सेल था। अगर प्रॉफिट होता तो इधर लिखते टू प्रॉफिट, तो एसेट डिस्पोजल टू प्रॉफिट ऑन सेल। अगर लॉस होता है तो PL टू एसेट डिस्पोजल, तो PL डेबिट टू एसेट डिस्पोजल। ऑल्टरनेटिव अप्रोच इन केस ऑफ एसेट सोल्ड, अगर ऑल एडजस्टमेंट आर टू बी प्रिपेयर्ड थ्रू द एसेट अकाउंट, अगर हम लोग ये अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं, दैट इज मशीनरी अकाउंट, तब हमें ये सारा चीज कहाँ चार्ज करना चाहिए? एसेट खरीदा तो कैश या एसेट, कैश या बैंक डेबिट टू एसेट, सॉरी जब बेचा तो कैश एंड बैंक डेबिट टू एसेट। नॉर्मली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कैश और बैंक डेबिट टू एसेट डिस्पोजल, ये हम लोग यहीं पर दिखा देंगे मशीन अकाउंट में। उसके बाद डेप्रिसिएशन अगर कुछ चार्ज हुआ तो डेप्रिसिएशन टू एसेट, और बेच दिया, बेचने से प्रॉफिट हुआ तो एसेट टू PL, और अगर लॉस हुआ तो PL टू एसेट। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कैसे अकाउंट हमें प्रिपेयर करने बोला। इलस्ट्रेशन 22, ऑन 1st April 2011 सोम लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन फॉर 66,000 एंड स्पेंड 5,000 ऑन शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। तो ये लास्ट क्लास मैंने बताया था कि क्या क्या हमारा एडिशन होना चाहिए, कैपिटलाइज्ड होना चाहिए मशीन के वैल्यू के साथ। तो हम लोग जब उसे मशीन को यूज कर रहे हैं, मतलब मशीन परचेस कर रहे हैं, उसके बाद उसको मतलब यूजेबल कंडीशन में लाने के पहले जो भी खर्चा होता है वो मशीन के दाम के साथ ऐड हो जाता है। यानी मशीन सिर्फ 66,000 का नहीं है, प्लस 5,000 का भी हो जाएगा, यानी 71,000 का एसेट बनेगा। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा भी 7,000 इंपोर्ट ड्यूटी लगा है, तो इंपोर्ट ड्यूटी ये भी तो पहले ही पे किया है हम लोगों ने यूज करने के पहले, तो ये भी ऐड हो जाएगा। 1,000 फॉर कैरेज एंड इंस्टॉलेशन, ये भी मशीन के दाम के साथ ऐड हो जाएगा। 500 एज ब्रोकरेज, ब्रोकरेज देना पड़ा तो ये भी ऐड हो जाएगा। एंड 500 फॉर एन आयरन पैड, तो ये भी ऐड हो जाएगा। तो 500 500, 1,000, 2,000, 2,000, और यहाँ पर हो गया 78, 90,000। तो एसेट का वैल्यू हो गया 90,000 हो रहा है। ठीक है, 90 या 80 कुछ हो रहा है, 71 देख लेते हैं ये कितना हो गया, 8, 9,
ओ 80 हो रहा है, 90 नहीं 80 हो रहा है, ठीक है। ये सारा ऐड करने पे 80,000 हो रहा है। तो 80,000 का टोटल मशीन का दाम पड़ गया, बाकी सारे खर्चे को ऐड करके। परचेज प्राइस एसेट का था 66, बट उसे यूजेबल बनाने के लिए मशीन को लेके आना पड़ा, शिपिंग चार्जेस देना पड़ा, इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ा, कैरेज इंस्टॉलेशन देना पड़ा, ब्रोकरेज, आयरन पैड, ये सब खरीदना पड़ा, ब्रोकरेज देना पड़ा, आयरन पैड का जरूरत था। तो टोटल हो गया 80,000 का। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द मशीन विल हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 5,000। मशीन को अगर हम लोग बेचना चाहते हैं यूज करने के बाद, एक एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन्होंने बताया होगा, ये देखो 15 साल। 15 साल बाद अगर इस मशीन को हम लोग बेचना चाहते हैं तो हमें 5,000 रुपए मिल सकता है। ऑन 1 Jan 2012 रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स ऑफ 3,000 वेर कैरिड आउट। बोल रहे कि रिपेयर्स रिन्यूअल्स जो है वो 3,000 होगा अगर हम लोग इसे रिपेयर करवाएंगे। कब रिपेयर हो सकता है? 2012 में। ऑन 1 October 2013 दिस मशीन वॉज सोल्ड। इस मशीन को बेच दिया गया 50,000 में। प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर 3 years, 3 साल के लिए मशीन अकाउंट हमें प्रिपेयर करने बोला है। सिर्फ मशीन अकाउंट बोला है, यानी सारा ट्रांजैक्शन मशीन अकाउंट के थ्रू से दिखाना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन 22, यहाँ पर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ सोम लिमिटेड मशीनरी अकाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखते हैं क्या किया। सबसे पहले हम लोगों ने परचेज किया होगा 1/1/2011 में हम लोगों ने परचेज किया, तो 1/1/2011 में टू बैंक एसेट परचेज किया। एसेट का परचेज प्राइस है 60,000, तो इसको हम लोग अलग से दिखा देते हैं, ये है परचेज प्राइस। और अदर एक्सपेंसेस जो है उसका भी एंट्री टू बैंक बोल के ही होना चाहिए, क्योंकि वो एसेट के दाम के साथ ऐड होता है, तो मशीन का वैल्यू और भी बढ़ेगा, तो मशीन को डेबिट करना पड़ेगा। अदर एक्सपेंसेस टोटल कितना हो रहा है? 5,000, 7,000, 12,000 और 1,000, 13, और ये 500 500 हजार 14,000। अच्छा, इसके बाद क्या बोला है? इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द मशीन विल हैव अ स्क्रैप वैल्यू। 15 साल बाद 1 जनवरी 2012 में रिपेयर्स का खर्चा हुआ, और हम लोगों ने उसके बाद 13 में मशीन को बेच दिया। अब 1 अप्रैल दिया हुआ है, तो इसका ईयर एंड 31 मार्च को होगा, 31 मार्च 2012 बाई डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल एसेट का वैल्यू कितना हो गया? 80,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा? 15 साल इसका यूजफुल लाइफ है, ठीक है। 15 साल इसका यूजफुल लाइफ है, और इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे 80,000 माइनस 5,000 जो स्क्रैप वैल्यू है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने बोला था लास्ट क्लास। तो 75,000 डिवाइडेड बाय 15,000, तो ये 5,000 हो जाएगा डेप्रिसिएशन, देख लो। 80,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 5, 15,000 करके 15,000 हो रहा है। 80 माइनस, हाँ 15,000 हो रहा है। 80,000 माइनस 5,000, और ये 15 है, मैंने डिवाइडेड बाई 5 कर दिया इसीलिए। अच्छा अच्छा, ये 75,000 हो रहा था। 75,000 माइनस डिवाइडेड बाई 15, मैंने 5 कर दिया गलती से, ये 5,000 ही हो रहा है, ठीक है। तो ये 5,000 हो गया, ये डेप्रिसिएशन लग गया। अब बैलेंस देखेंगे कि कितना बैलेंस बच रहा है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, नहीं तो बैलेंस नहीं लिख पाएंगे। यहाँ पर 80,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाई 15, तो यहाँ पर बाई बैलेंस सी डी। तो 80,000 में से 5,000 का मशीन यूज हो गया, तो बचा 75,000।
ये बैलेंस करके मिला। अब इसे ब्रॉट डाउन करेंगे 75,000 को टू बैलेंस बीडी। डेट हो गया 1114, ये मार्च टू अप्रैल वाला है, अप्रैल टू मार्च वाला, ये 14 था, ठीक है, ये 14 था। अच्छा, तो ये 31 मार्च 2012, 1 अप्रैल 2012। टू बैलेंस बीडी 75,000, ये हो गया टू बैलेंस बीडी 75,000। अब हम लोग 31 मार्च 2013 में दिखा देते हैं बाई डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन कितना लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई मेथड नहीं बोला है। जब हमें ओरिजिनल कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ बता देता है तो वो एसएलएम मेथड में होता है, ठीक है, क्योंकि डब्ल्यूडीवी मेथड में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये कुछ नहीं बताया, इम्प्लाइड है, बट समझ में आ रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो एसएलएम के तरफ ही बता रहा है, तो एसएलएम ही करेंगे। तो 5,000 फिर से डेप्रिशिएशन, तो बाई बैलेंस सीडी 70,000 वैल्यू बचेगा एसेट का। 75,000। अब इसे ब्रॉट डाउन करेंगे 1413 टू बैलेंस बीडी 70,000। अच्छा, अब ये एसेट कब बेचा गया है, 1 अक्टूबर 13 को, 1 अक्टूबर 13 को इस एसेट को बेचा गया है। तो अभी डेप्रिशिएशन यहाँ पर ही दिखाएंगे, सारा काम हमें मशीन अकाउंट के थ्रू से ही करना है। तो इस मशीन को जितना दिन यूज किया सेलिंग ईयर में उतने दिन का डेप्रिशिएशन लग जाएगा। तो कितना दिन यूज किया हम लोगों ने, अप्रैल पूरा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 1 अक्टूबर को बेच दिया, यानी 6 मंथ्स का डेप्रिशिएशन लगेगा। तो ये जो 5,000 होता है ये 12 महीने का होता है, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, 2500, ठीक है, 6 महीने का 2500 हो जाएगा, ये डेप्रिशिएशन लगा, ठीक है। अच्छा, बेचा कितने में हम लोगों ने, उसके लिए बाई बैंक का एंट्री हो जाएगा। तो हम लोगों ने बेच दिया है कितने का, 50,000, 50,000 रुपए में बेच दिया। तो मशीन का वैल्यू बचा था 70,000, और भी उस पर डेप्रिशिएशन लगा 2500, ये देखो 70,000, और भी उस पर डेप्रिशिएशन लगा 2500, तो एसेट का वैल्यू बचता है 67,500। उसको हम लोगों ने 50,000 में बेच दिया, तो लॉस ही है। कितना लॉस है, 17,500। तो यहाँ पर लिखते हैं बाई पीएल 17,500 सेल ऑफ एसेट 70,000। यहाँ पर कुछ बैलेंस दिखेगा भी नहीं, एक ही मशीन था जिसको हम लोगों ने बेच दिया, तो और क्या दिखेगा, कुछ भी नहीं। देख लो यहाँ पर 2500 और 17,500, ये हो गया 17, 18, 19, 20,000, 20 और 50, ये हो गया 70,000, ठीक है, ये 70,000। कुछ बैलेंस बीडी सीडी नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, बैलेंस सीडी मतलब क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिखेगा, एसेट ही नहीं है तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ से दिखेगा। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट था रिपेयर्स रिन्यूअल्स का, ठीक है, यहाँ पर दे रखा था रिपेयर्स रिन्यूअल्स, ये जो है 2012 में लगेगा 3,000 रुपीज का, ये बताया गया था, क्योंकि इसका नेचर जो है वो रेवेन्यू नेचर का है, ठीक है, क्योंकि हमें ये नहीं बताया कि ये रिपेयर्स रिन्यूअल्स के वजह से एसेट का प्रेजेंट कंडीशन चेंज हो जाएगा। मतलब रिपेयर्स रिन्यूअल्स बहुत तरह का हो सकता है, एक ऐसा जो कि रेगुलर बेसिस पे एसेट वगैरह यूज करने पे होता है, वो रेवेन्यू का पार्ट होता है, तो वो तो मशीन को दाम को कोई ज्यादा बढ़ा भी नहीं सकता, घटा भी नहीं सकता। लेकिन अगर हम लोगों ने ऐसा खर्चा किया जिस वजह से हमारा जो एसेट का प्रेजेंट कंडीशन था वही चेंज हो गया, एफिशिएंसी बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया, अगर ऐसा कुछ रिपेयर्स रिन्यूअल्स हम लोग कराते हैं तो वो मशीन के दाम के साथ जरूर ऐड होगा, ठीक है, अदरवाइज वो कभी भी मशीन के दाम के साथ ऐड नहीं हो सकता है, तो वो रेवेन्यू हो जाएगा। अब ये देखो चेंज ऑफ मेथड, ये क्या होता है, देखो चेंज ऑफ मेथड में क्या है, देखो एज पर AS6, ठीक है, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, जो कि डेप्रिशिएशन के लिए लगाया गया है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में बताया गया है कि कैसे कैसे डेप्रिशिएशन चार्ज होते हैं, क्या क्या मेथड है, इसके बारे में डिटेल्स हमें A6 बताता है, और वही फॉलो करके हमें अकाउंटिंग करना पड़ता है। द डेप्रिशिएशन मेथड सिलेक्टेड शुड बी अप्लाइड
कंसिस्टेंटली फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, हर पीरियड में इसका चार्ज होना चाहिए कंसिस्टेंटली। चेंज इन द डेप्रिसिएशन मेथड शुड बी मेड ओनली इन द फॉलोइंग सिचुएशन। कब हमें डेप्रिसिएशन मेथड को चेंज करना पड़ेगा, मतलब हम लोग पहले एसएलएम यूज कर रहे थे, अभी चाहते हैं कि डब्ल्यूडीवी यूज करें, ऐसा हम लोग कब कर सकते हैं? फॉर कंप्लायंस ऑफ स्टैट्यूट, ठीक है, अगर हमें स्टैट्यूट के साथ एट पार होना है तो हमें चेंज करना पड़ सकता है। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बता रहा है कि एसएलएम मेथड नहीं चलेगा तो हमें डब्ल्यूडीवी करना है, तो डब्ल्यूडीवी करना है। मान लो अभी तक हम लोगों के पास जो मशीन था हम लोग एसएलएम चार्ज कर रहे थे, बट जो एस है वो मॉडिफाइड हुआ या फिर उसमें अपडेशन आया और बताया जा रहा है कि जैसे टैक्स में होता है, टैक्स रेट इतना था तो जितना बोला जाएगा उतना ही लगाएंगे बजट के हिसाब से। हर साल जो बजट पेश होता है वहां पर तो टैक्स स्लैब बताया जाता है ना, तो स्लैब हर हर बार चेंज होते जाता है, इसीलिए टैक्स सबसे ज्यादा अपडेटेड होते रहता है। उसी तरह से अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह में भी अपडेशन आता है तो हमें हो सकता है कि हम लोग जो मेथड एप्लीकेबल कर रहे हैं वो हमें चेंज करना पड़े। फॉर मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने के लिए सही तरीके से हमें जो एसेट पे जितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए, जो मेथड अप्लाई करना चाहिए वही करेंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग मेथड को चेंज करना पड़ेगा। प्रोसीड्यूर टू बी फॉलोड इन दिस केस, अगर हम लोग एग्जिस्टिंग मेथड को चेंज करना चाहते हैं तो क्या क्या प्रोसीड्यूर फॉलो करना पड़ेगा? Depreciation should be recalculated applying the new method from the date of its acquisition, installation till the date of change of method। मतलब depreciation को हम लोग फिर से कैलकुलेट करेंगे, रिकैलकुलेट करेंगे नए मेथड के हिसाब से। मतलब पहले एसएलएम लगा रहे थे, अब डब्ल्यूडीवी लगाना चाहते हैं, तो एसएलएम पे जहां तक मान लो 3 साल हम लोगों ने एसएलएम पे ही चार्ज किया, अभी डब्ल्यूडीवी लगाना चाहते हैं 4th ईयर से, तो पहले हमें बैक में 3 साल डब्ल्यूडीवी पे कितना होता अगर करते वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। वही बोल रहा है डेप्रिसिएशन शुड बी रिकैलकुलेटेड करना पड़ेगा अप्लाइंग द न्यू मेथड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन और इंस्टॉलेशन। डिफरेंस बिटवीन द टोटल डेप्रिसिएशन अंडर न्यू मेथड एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अंडर प्रीवियस मेथड, ये दोनों मेथड में जो डेप्रिसिएशन का चेंज होगा उसे हमें देखना पड़ेगा कि वो एक्स्ट्रा है कि कम है, मतलब सरप्लस है कि डेफिशिएंसी है। सरप्लस डेफिशिएंसी का मतलब मान लो 100 रुपए का एसेट था, 10 रुपए करके हम लोगों ने 3 साल जो है चार्ज किया, तो ये वैल्यू हो जाता है 70। और यही अगर डब्ल्यूटीवी पे करेंगे, मान लो 10% रेट पे कर रहे हैं तो ये 10 90 पहले साल तो सेम ही होगा, उसके बाद 90 पे 10% यानी 9 यानी 81, फिर 8.1 इस तरह से होगा। तो 10 9 और 8.1, और यहाँ पर 10 10 30, तो ये ज्यादा हो रहा है ये कम हो रहा है, तो हमें डिफरेंसेस देखना पड़ेगा कि पहले ज्यादा था कि अब ज्यादा है, या फिर पहले कम था कि अब कम है। द सेड सरप्लस इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर द हेड डेप्रिसिएशन रिटर्न बैक। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर सरप्लस है तो उसे पीएल में दिखाना पड़ेगा क्रेडिट करके, और अगर लॉस है तो उसे भी पीएल में दिखाएंगे डेबिट करके। अच्छा, यही चीज 5th नंबर पॉइंट में बोल रखा है, देखो डेफिशिएंसी इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जर्नल एंट्रीज क्या होगा, इफ ओल्ड वैल्यू इज लेस, अगर ओल्ड वैल्यू कम है प्रॉफिट एंड लॉस टू एसेट, इफ ओल्ड वैल्यू इज मोर एसेट टू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर पहला वैल्यू ओल्ड वैल्यू अगर कम था, ठीक है, ओल्ड वैल्यू अगर कम था तो हमारा एसेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी चार्ज करने में मान लो पहले 30 रुपए डेप्रिसिएशन हुआ था, नए मेथड से हो रहा है हम लोगों का 35 रुपीज, तो इससे क्या होगा, एसेट का वैल्यू 5 रुपए कम दिखेगा। अगर 100 रुपए का एसेट था, पहले हम लोगों ने 30 चार्ज किया था तो 70 दिख रहा है, लेकिन अगर नए मेथड से 35 हो रहा है तो उस केस में यहाँ पर 65 दिखेगा, तो एसेट का वैल्यू गिरेगा। तो वही बोल रहा है ओल्ड वैल्यू इज लेस, अगर ओल्ड वैल्यू लेस था तो एसेट का वैल्यू गिरेगा नए वाले वैल्यू से, तो वही बोल रहा है पीएल डेबिट टू एसेट, एसेट जितने से गिरेगा 5 रुपए से पीएल बढ़ेगा और 5 रुपए से एसेट का वैल्यू कमेगा। ये देखो 5 रुपए से पीएल डेबिट हुआ और 5 रुपए से एसेट का वैल्यू कम हुआ। इफ ओल्ड वैल्यू इज मोर, मान लो ये ओल्ड है और ये न्यू है, ठीक है, तो एसेट का वैल्यू 5 रुपए बढ़ेगा तो एसेट अकाउंट डेबिट, और प्रॉफिट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5 रुपए खर्चा कम दिखेगा तो टू पीएल अकाउंट। यही वाले चीज को हमें एप्लीकेबल करना पड़ेगा। अब देखो क्या बोल रहा है, द एबव चेंज ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड शुड बी ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड इज पोस्ट इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड एंड क्वांटिफाइड। बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन मेथड जो भी हम लोग चार्ज करना चाहते हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में, ठीक है, उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसका पोस्ट इफेक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि क्या चेंजेस हुआ, और उसे क्वांटिफाइड भी करना पड़ेगा। ये बोल रहा है मतलब डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हम लोगों ने क्यों चेंज किया, लॉ के वजह से, कंप्लायंस विद स्टैट्यूट के वजह से, एएस के वजह से, ये हमें मेंशन करना पड़ेगा।
देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। इलास्ट्रेशन 23। RAM Limited, which depreciated machine at 10% per annum on diminishing balance method, had on 1st Jan 2013 9,72,000 on the debit side of the machinery account। बोल रहा है कि राम लिमिटेड जिन्होंने अपने मशीन को अब तक डेप्रिसिएशन किया हुआ है 10% पर एनम डब्ल्यूडीवी, डिमिनिशिंग बैलेंस मतलब डब्ल्यूडीवी मेथड पे, उनका 1st Jan 2013 में मशीन का डेबिट साइड मतलब मशीन का वैल्यू दिख रहा है 9,72,000। ये परचेज वैल्यू नहीं है। कभी मशीन परचेज हुआ होगा, अभी उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होते 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 1113 में वैल्यू दिख रहा है 9,72,000। ड्यूरिंग द ईयर 2013 a machine purchased on 1st Jan 2011 for 80,000 was sold for 45,000। बोल रहा है कि 2013 में हम देखा गया है कि 1st Jan 2011 में एक मशीन 80,000 रुपए से खरीदा गया था जिसको 45,000 से बेचा गया। ऑन 1st July 2013 ए न्यू मशीन एट ए कॉस्ट ऑफ 1,50,000 वाज परचेस्ड। एक नया मशीन उसी साल खरीदा भी गया एंड इंस्टॉल्ड ऑन द सेम डेट, सेम डेट पे ही खरीद के इंस्टॉल्ड भी कर दिया गया जिस दिन हम लोगों ने बेचा था 80,000 वाला मशीन 45,000 में। इंस्टॉलेशन चार्ज 8,000, जो न्यू मशीन परचेज हुआ है उस पे इंस्टॉलेशन चार्ज है 8,000। कंपनी वांटेड टू चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम डिमिनिशिंग टू स्ट्रेट लाइन विद द इफेक्ट फ्रॉम 1st Jan 2010। 1st Jan 2010 के इफेक्ट से मतलब 1st Jan 2010 से ये लोग अपना डेप्रिसिएशन को चेंज करना चाहते हैं। डिफरेंसेस ऑफ डेप्रिसिएशन अप टू 31st December 2013 टू बी एडजस्टेड। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, रेट 10% ही रहेगा, नो चेंज इन रेट। सो मशीनरी अकाउंट बोल रहे हैं कि मशीनरी अकाउंट दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये देखो इसका ड्रॉ कुछ इस तरह से हो जाएगा, हम यहाँ पर दिखाते हैं। 1/1/2013 यहाँ पर मशीन का वैल्यू कितना दिख रहा है 9,72,000 बैलेंस, ये परचेज प्राइस नहीं है, ये बैलेंस है 9,72,000 दिख रहा है। फिर क्या बोला था यहाँ पर मशीन जो 1/1/11 में, मशीन जो 1/1/11 में, ठीक है, इसके बाद 1/1/12 आ जाएगा इसीलिए मैंने जगह छोड़ दिया। 1/1/11 में जो मशीन परचेज हुआ था कितने से 80,000 से, 80,000 से परचेज हुआ था, वो मशीन बेच दिया गया है 45,000 में 1st जुलाई 2013 को। तो 1st जुलाई 2013 को ये वाला मशीन सेल कर दिया गया है, कितने रुपए से सेल कर दिया गया है 1,50,000 से। नहीं सॉरी 45,000 से। और इसी डेट में एक मशीन परचेस कर लिया गया है 1,50,000 और इसको इंस्टॉल किया गया है 8,000 से। परचेज 1,50,000 प्लस इंस्टॉल 8,000, तो 1,58,000 ये हो गया। अच्छा, और इंस्टॉलेशन चार्ज, द कंपनी वांटेड टू चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड टू स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक कंपनी ने जितना बार भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो क्या है 10% डब्ल्यूडीवी मेथड से। अब कंपनी चाहती है कि 2013 31 दिसंबर 2013 में जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो एसएलएम से लगना स्टार्ट हो जाए और उसके साथ साथ पहले जो डब्ल्यूडीवी पे चार्ज किया था वो भी एसएलएम में हम लोग ट्रांसफर करना चाहते हैं, ठीक है। और ये इफेक्ट दिखाना चाह रहा है कंपनी 1st Jan 2010 से, ये इफेक्ट कंपनी दिखाना चाह रहा है 1st Jan 2010 से। इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो डिफरेंस जो है ऑफ डेप्रिसिएशन अप टू 31 दिसंबर 2013 टू बी एडजस्टेड, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम रहेगा, मतलब 10% एसएलएम भी रहेगा, एसएलएम एट द रेट ऑफ 10%, परसेंटेज में कोई चेंज नहीं आने वाला है। सो द मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट दिखाने के लिए बोला है हम लोग को। तो पहले हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट।
अच्छा, अगर हम लोगों को ये पता करना है कि हम लोग का डेप्रिसिएशन जो है वो कितना मतलब कितने वैल्यू ऑफ एसेट पे चार्ज हुआ, जैसे हमें इतना तो पता चल रहा है कि 1111 में एक 80,000 का मशीन था, बट ये 9,72,000 का जो वैल्यू दिख रहा है बैलेंस, ये कितने वैल्यू ऑफ मशीन का है, मतलब ये जो बचा हुआ वैल्यू दिख रहा है, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला क्वेश्चन देखो, जहां पर दो मशीन था, ये जो वैल्यू दिख रहा है हम लोगों को, ये वाला, ये कितने सारे मशीन का है, ये एक ही मशीन का है, यहाँ पर अगर देखें तो ये भी एक ही मशीन का है, तो आज जो भी क्वेश्चन क्या एक ही मशीन का है, तो यहाँ पर 9,72,000 जो मशीन का वैल्यू दिख रहा है, ये कितने सारे मशीन का है वो भी तो हमें देखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बैलेंस ऑन 1 Jan 2013, 9,72,000। अच्छा, तो इसके पहले का बैलेंस ढूंढेंगे, इसके आगे कितना बैलेंस था, यहाँ का बैलेंस फिर यहाँ का बैलेंस, ऐसे करके जब ढूंढेंगे तो हमें ओरिजिनल वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। बैक में कैलकुलेट करते हुए जाएंगे तो हम लोग बैलेंस ढूंढेंगे जस्ट इसके आगे साल का, तो बैलेंस ऑन 1/1/2012 में कितना था, तो डेप्रिसिएशन जो लग रहा है वो कैसे लग रहा है, डेप्रिसिएशन कुछ ऐसा लग रहा है कि पहले साल अगर कोई एसेट का वैल्यू 100 था तो 10 रुपए के बाद वो 90 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 10% है ना, फिर इस पे 9 लगेगा तो ये हो जाएगा 81, तो हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, अगर डेप्रिसिएशन 10% है तो ये आफ्टर डेप्रिशिएटेड वैल्यू है, तो 9,72,000 इज इक्विवेलेंट टू 90%, क्योंकि ये डेप्रिशिएटेड वैल्यू है, तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू 90 हो गया ना, 10% डेप्रिसिएशन लग रहा है तो डेप्रिसिएशन के बाद का वैल्यू 90 बचेगा, और हमें कैलकुलेट करना है कि इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, यानी इंटू 100 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1112 में वैल्यू कितना था, तो 9,72,000 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100, तो ये हो गया 10,80,000। अच्छा, और एक बार बैलेंस देखेंगे इसके जस्ट आगे वाला, बैलेंस ऑन 1 Jan 2011, तो ये कितना हो जाएगा 10,80,000, ये भी डेप्रिशिएटेड वैल्यू है, मतलब उसके आगे साल का, तो यहाँ पर ये भी 90% समझा रहा है, तो 100 कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू 10,80,000 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 कर देते हैं, एक एक जीरो हटा के हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 12 लाख, ठीक है। ये हो गया 12 लाख, तो हमें ये पता चल गया कि 1 Jan 2011 में हमारे पास कितना मशीन था, तो ये देखो यहाँ पर ड्रॉ में हम लिख देते हैं जो भी हमें डेटा मिला, ये देखो यहाँ पर लिखते हैं 1 Jan 2012 में हमारे पास 10,80,000 मशीन का बैलेंस था, और 1 Jan 2011 में हमारे पास 12 लाख रुपीस का मशीन था, जिसमें एक मशीन 80,000 का था, ये हमें क्वेश्चन में बता दिया है, तो बाकी मशीन कितने का था ये हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दिस बैलेंस ₹12 लाख इज कंपोज्ड ऑफ टू मशीन, दो मशीन का टोटल है, वन ऑफ 80,000, एक 80,000 का है जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, उस साल 80,000 का एक मशीन था, तो बाकी कितना होगा, अदर, अदर वैल्यू हो जाएगा 12 लाख माइनस 80,000, ये हो जाएगा 10,80,000, 10,80,000 ये मशीन का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों मशीन पे अलग अलग जो है रेट को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, हमें पता चल गया कि हमारे पास कितने कितने वैल्यू का मशीन है, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं मशीन 1 और मशीन 2, इस तरह से नाम दे देते हैं, तो 11,20,000, ठीक है। यहाँ पर 11,20,000 में पहले हम लोग यहाँ पर WDV मेथड से दिखा देते हैं, तो लेस डेप्रिसिएशन, ये 1112 का है, ये 1112 का वैल्यू है, 11 का, सॉरी ये 11 का है, तो डेप्रिसिएशन WDV मेथड पे अगर डेप्रिसिएशन दिखाएंगे तो ये हो जाएगा 11,20,000 इंटू 10% इक्वल टू 11,200, नहीं ये कुछ ज़्यादा ही कम हो गया शायद, देखते हैं
112 एक जीरो मैंने कम दे दिया था। हाँ 1,12,000 माइनस 11,20,000 10,08,000 10,08,000 चेक कर लेते सही हुआ है कि नहीं। नहीं गलत हुआ है कुछ शायद। वन टू थ्री जीरो 10,08,000 ठीक है। हाँ ठीक है यही वाला होगा। और जो 80,000 वाला मशीन था डेप्रिसिएशन 10% यानी 8,000 ये हो गया 72,000। अच्छा फिर डेप्रिसिएशन लगेगा 2012 में। नहीं हम लोग तो WDV कर रहे हैं तो WDV ओल्ड मेथड WDV था तो WDV से करना पड़ेगा तो इस पे 10% तो 10,080 ऐसा हो जाएगा 10,008,000 इंटू 10% 10,008,000 ठीक है। $8,97,200 देख लेते सही हुआ है कि नहीं। 8,97,200 प्लस 1,008,000 1,008,000 एक सेकेंड बार बार क्या गलत हो जा रहा है इस कैलकुलेटर में। मोबाइल पे करके देखते हैं। 1,008,30 माइनस 1,008,000 9 लाख ये गलत हुआ है माइनस 9,07,200। अच्छा ये हो गया 72,000 माइनस 72,000 64,800 ये हो गया डेप्रिसिएशन फॉर 2012। ये हो गया था डेप्रिसिएशन फॉर 2011 ठीक है। और 13 में तो हम लोगों को क्या करना है WDV मेथड से लगाना है ठीक है। तो पुराना जो डेप्रिसिएशन लगा हुआ है वो कुछ इतना लगा हुआ है ठीक है। अब नए SLM मेथड से क्या होगा देखो ये ओल्ड है ठीक है। यहाँ पर दिखा देते हैं ओल्ड मेथड से इतना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। अब हमें न्यू मेथड में ट्रांसफर होने के पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर ओल्ड मेथड हम लोग पहले ही ओल्ड मेथड जितना डेप्रिसिएशन ओल्ड मेथड्स पे लगा हुआ है वही अगर न्यू मेथड पे भी लगे तो कैसा होगा। तो SLM जो कि न्यू मेथड है तो उस पे ये मशीन पे डेप्रिसिएशन 2 साल के लिए 11,20,000 डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन SLM। तो 2 साल में कितना हो जाएगा 1,12,000 करके 2 बार ठीक है। तो 1,12,000 करके 2 बार हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 0,0,0 2 2 4 2 1 2 2 1 2 2,24,000 और 80,000 पे डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन SLM 8,000 करके 2 बार 16,000 हो जाएगा ठीक है। 8,000 करके 2 बार 16,000 हो जाएगा। अच्छा अब ये वाला मशीन हम लोग बेचना चाहते हैं। ये देखो वही ड्रॉ किया था मैंने कि ये जो मशीन है ये हम लोग 2013 में 1/7/2013 में हम लोग इसे बेच देना चाहते हैं ठीक है। तो अभी देखो हम लोगों ने यहाँ पर दो चीज निकाल लिया। एक ये कि पुराना मेथड पे कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है और नए वाले मेथड पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा ठीक है। तो यहाँ पर पुराने मेथड से ये दोनों का टोटल कर लेंगे और नए वाले मेथड से ये दिखा देते हैं टोटल दिखा देते हैं एक बार। जैसे यहाँ पर टोटल दिखा दिया ना 2,24,000 टोटल मशीन 1 का टोटल डेप्रिसिएशन 1,12,000
प्लस 1,08,000। $2,12,800। और इसमें टोटल M2 8,000 प्लस 7,200 15,200। अच्छा, अब हम लोग जो मशीन बेच रहे हैं उसका कैलकुलेशन देखेंगे, ठीक है। जो मशीन बेच रहे हैं उसका कैलकुलेशन देखेंगे। तो ये देखो, जो मशीन M2 बेच रहे थे उसका वैल्यू 2012 तक हुआ था 64,800, ठीक है। 64,800 हुआ था उसका वैल्यू 2012 तक, मतलब 1113 तक। फिर हम लोग इसे 1713 में बेचना चाहते हैं, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। 64,800 पे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 64,800 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 2, 6/12 मतलब डिवाइडेड बाई 2, तो 3240, ठीक है। 3,240 का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो बचा कितना? 64,800। 64,800 तो बच रहा है हम लोगों का 61,560। और इसे सेल कर दिया गया है, इसे सेल कर दिया गया है 45,000 में, तो लॉस हुआ है। 45,000 माइनस 61,560, 16,560 का लॉस है, लॉस ऑन सेल, ठीक है। तो जो मशीन बिका उस पे हम लोगों ने रैंडमली जो है WDV मेथड ही लगा दिए। क्यों WDV मेथड लगाएंगे? क्योंकि SLM तो 31 दिसंबर 2013 से एप्लीकेबल करना था, और जो मशीन बिक जा रहा है उस पे एप्लीकेबल करके तो फायदा है नहीं। तो उसका अगर हम लोग नहीं भी चेक करेंगे कि SLM मेथड में ट्रांसफर होने से क्या होगा तो भी चलेगा, क्योंकि 31 दिसंबर 13 के पहले ही हम लोग इसे बेच दे रहे हैं। तो ये मशीन चला गया, ठीक है। ये मशीन का और कोई भी यहाँ पर जो है एग्जिस्टेंस नहीं है। अब मशीन 1 का हम लोग चेक करेंगे कि मशीन 1 पे अब तक डेप्रिसिएशन लग चुका है 2,12,800, लेकिन अगर हम लोग WDV SLM करते तो 2,24,000 बचता, ठीक है, लगता। तो हम लोग लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में डिफरेंस, ये ओल्ड और न्यू कर देते हैं। ओल्ड यानी जो कि WDV मेथड से कितना है? 2,12,800, 2,12,800। और नए वाले मेथड अगर हम लोग जाएंगे तो 2,24,000 डेप्रिसिएशन लग जाएगा, 2,24,000 डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो पहले था 2,12,800 और अभी हुआ है 2,24,000, तो यहाँ पर लिखते हैं 2,12,800 और 2,24,000। तो ये हो गया डिफरेंस 11,200। 11,200 मैंने लिखा है, नेगेटिव कुछ भी नहीं दिखाया। इससे क्या हुआ देखो, क्योंकि पहले हम लोगों ने 2,12,800 का डिप्रिसिएशन दिखाया था, अब 2,24,000 दिखाएंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस जो है वो क्या होगा? एक्सपेंस। एक्चुअली डेप्रिसिएशन इज नॉट लॉस, तो एक्सपेंस जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखा रहे हैं, कितना? 11,200। और डेप्रिसिएशन बढ़ेगा तो एसेट का वैल्यू पहले से कम दिखेगा। इसी चीज को हम लोगों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा? एसेट अकाउंट टू एसेट, और ये हो जाएगा PL डेबिट, कितने से? 11,200 से। बस यही एडजस्टमेंट हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो देखो मशीन अकाउंट हम लोग बना के देखते हैं कैसे होगा। इन द बुक्स ऑफ राम लिमिटेड, वन 1113 में सिर्फ हमें 2013 का बनाने के लिए बोला है, ठीक है। क्वेश्चन में देखो कि सिर्फ बोल रहा है 2013 का बनाने के लिए, 2013 का डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए। टू बैलेंस BD 9,72,000, इतने का वैल्यू था एसेट का जब ओपन किया गया था अकाउंट।
2013 का, ठीक है। और 31 दिसंबर 2013 में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? तो जो मशीन सेल हो गया उस पे तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, जो मशीन बचा हुआ है उस पे तो लगेगा, लेकिन कौन से मेथड पे लगेगा? एसएलएम पे। एसएलएम पे हर बार कितना लगता है? 11,200, सेम ही लगता है ना, तो 11,200 क्योंकि एसएलएम है तो हर बार एक ही जैसा डेप्रिसिएशन लगता जाएगा, तो 11,200 होगा। अच्छा, और एक नया मशीन भी तो खरीदा गया था, उसका मैंने नहीं दिखाया, ये वाला एक नया मशीन खरीदा गया था 60, ये वाला 1,58,000, ये भी लिख लेते हैं। ये खरीदा गया है 1713 को टू बैंक, 1,58,000। तो डेप्रिसिएशन लगेगा, एक तो डेप्रिसिएशन लगेगा ये वाला, ये देखो ये वाला भी लगेगा जो कि 13 का था, 13 का जितना डेप्रिसिएशन है वो लगेगा। तो पहले जुलाई में डेप्रिसिएशन लगाए तो जुलाई मंथ वाला ही दिखाएंगे जो सेल हुआ था मशीन। अच्छा, जुलाई में जब मशीन सेल हुआ तो उसका डेप्रिसिएशन लगा, फिर उस एसेट को बेचा गया, ये दिसंबर नहीं होगा, ये पहले जुलाई का एक एंट्री होगा 1713। इस दिन मशीन बेचा गया, मशीन खरीदा गया, कितने में बेचा गया उसके लिए पैसा आया बाई बैंक, कितने में बेचा गया? बेचा गया है 45,000, लॉस कितना हुआ है? 16,560, 45,000 सेल प्रोसीड्स। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल 16,560, 16,560। अच्छा, अब हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31 दिसंबर 2013 का। अच्छा, कितना डेप्रिसिएशन होगा? बाई डेप्रिसिएशन 1,58,000 पे एक डेप्रिसिएशन लगेगा, और ये वाला जो है ये जो मशीन बचा हुआ है उस पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये वाला जो मशीन है, ये जो बचा हुआ है इस पे लगेगा 1,12,000, जो मशीन 1 है उस पे लगेगा 1,12,000। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मशीन 1 का जो एग्जिस्टिंग मशीन है 1,12,000, ठीक है। अच्छा, जो मशीन यहाँ पर नया खरीदा हम लोगों ने बाई डेप्रिसिएशन मशीन 3 नाम दे देते हैं इसका, ठीक है, क्योंकि मशीन 2 तो एक मशीन तो बिक गया, मशीन 1 बिक गया, सॉरी ये मशीन 2 और मशीन 3 रहेगा। ये देखो मशीन 1 बिक गया, इसको मशीन 1 दे देते हैं। 80,000 था, यहाँ पर मैंने बाइफर्केशन करके दिखाया था, 80,000 वाला बिक जाता है, मशीन 2 बिक जाता है। अच्छा, मैंने मशीन 1 नाम दे रखा है, जो बचा हुआ है तो हम लोग 1 ही देंगे, तो समझने में आसानी रहेगा। ये हो जाएगा मशीन 1, क्योंकि मैंने 80,000 को बाद में लिखा था। मशीन 1, मशीन 3 का 1,58,000 पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,58,000 पे 6 मंथ्स का, 6/12 एसएलएम मेथड में 10%, तो 15,800 ये आ रहा है 10% करने पे, इंटू 6/12 मतलब डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 बोल सकते हैं। 7,900 इतना डेप्रिसिएशन आ जाएगा जो नया मशीन खरीदा हम लोगों ने, 7,900, ठीक है। और ये एडजस्टमेंट का एंट्री पास होगा पीएल टू एसेट, ठीक है, तो एसेट में हो जाएगा बाई पीएल, एडजस्टमेंट वाला एंट्री 11,200। अब जो बैलेंस बचेगा वो हमें दिखाना पड़ेगा। तो बैलेंस क्या बचेगा? ये 1,58,000 वाले मशीन का बैलेंस बचेगा, और यहाँ पर जो मशीन था दैट इज 11,20,000, इस पे वैल्यू जो है वो बचेगा। तो इसका क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर पीछे लिख के दिखाते हैं। बाई बैलेंस सीडी, तो कौन कौन से मशीन का बैलेंस बचेगा? M1 और M3। M3 कितना बचेगा? 1,58,000 था, 7,900 डेप्रिसिएशन लगा, और M1 था कितने का? M1 था, ये देखो M1 का वैल्यू था 11,20,000। अगर 4 साल उसमें हम लोग डेप्रिसिएशन 2 साल, 4 साल नहीं 3 साल, 2 साल 1,00,000, 2,24,000 हो गया, और इस साल और भी 1,12,000, मतलब 1,12,000 इंटू 3, 11,20,000 माइनस 11,20,000 माइनस 2,24,000,
माइनस 1,12,000, तो ये हो जाएगा 7,84,000। ठीक है, ये 7,84,000 हो जाएगा। ये देखो कैसे हुआ, टोटल मशीन का वैल्यू था 11,20,000, हम लोग इसको एसएलएम मेथड में पूरा ही कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 1,12,000 करके 3 साल का डेप्रिसिएशन लगने के बाद माइनस करके देखो, यहाँ पर वैल्यू आता है 7,84,000। M3 का वैल्यू आ जाएगा, ये माइनस करना पड़ेगा, 1,58,000 माइनस 7,900, तो 1,50,100 ये वैल्यू बच रहा है। और M2 तो खत्म हो गया, अब इसका टोटल करना पड़ेगा, तो ये टोटल हो जाता है 9,72,000 प्लस 1,58,000, 8 और 2 10, 11,000, 11,30,000 आ रहा है। इधर भी उतना ही आना चाहिए, चेक करते हैं कितना हो रहा है। 3,240 45,000, यहाँ पर ऐड कर देते हैं इस पे, 3,240 45,000, 3,240 40 16,560, 16,560, 1,12,000, 7,900, 7,900, 11,200, 11,200, और ये वाला 7,84,000 ये लिखा हुआ था, उसको लेके ही मैंने ऐड किया था, प्लस 7,84,000, 11,30,000 टैली हो गया, 11,30,000 हो गया वैल्यू। ठीक है, तो ये इस तरह से कैलकुलेट होगा। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन में एक छोटा सा मिस्टेक है, क्या है मिस्टेक, ये देखो, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ना, ये 1/1 ड्यूरिंग द ईयर 2013 मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 Jan 2011 फॉर 80,000, ये नहीं, एक कहाँ पर 2010 था, ये वाला, इफेक्ट फ्रॉम 1 January 2010, 1 January नहीं होगा, ये 1 January 2011 होगा। ठीक है, ये 10 से नहीं होगा, 10 से होने से और एक साल बैक में जाना पड़ेगा, तो क्वेश्चन के आंसर के साथ हमारा नहीं जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर 1 Jan 2011 होना चाहिए। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है, और अगर 10 से भी क्वेश्चन हो सकता है, फिर सोल्यूशन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, और एक ही क्वेश्चन बाकी है, कर लेते हैं, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मेसर्स हॉट एंड कोल्ड कमेंसेस बिजनेस ऑन 1 July 2008 व्हेन दे परचेज ए न्यू मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ 8 लाख। 8 लाख से उन्होंने एक मशीन खरीदा था 1 July 2008। ऑन 1/1/10 दे परचेज अनदर मशीन 6 लाख एंड अगेन 1/10/2012 मशीनरी 15 लाख, फिर से और मशीन खरीदा, टोटल 3 मशीन खरीद लिया अभी तक। ठीक है, they adopted a method of charging depreciation 20% on diminishing balance basis on 1/7/2012 they changed the method providing depreciation and adopt the method of writing off the machinery account at 15% per annum under straight line method with retrospective effect from 1/7/2008, the adjustment being made in the account for the year ended 30th June 2013। अच्छा, ये जो ईयर है ना, ये जून जो कैलकुलेशन होगा वो मई जुलाई टू जून होगा, इन लोग का ईयर जो है जुलाई टू जून है, ईयर एंड यहाँ पर हुआ है। द डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज्ड ऑन द टाइम बेसिस, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड द मशीन ऑन 1/7/2012 एंड शो द मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट बनाना है और ये पूरे एडजस्टमेंट को हमें दिखाना है, अगर हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से डेप्रिसिएशन को चेंज करना चाहते हैं। तो देखो कैसे होगा, सेम इसी तरह से ही होगा। इलास्ट्रेशन 24, हम सबसे पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट में हम ऐसे कॉलम बना लेते हैं, डेट। ठीक है, तो डेट यहाँ पर पर्टिकुलर मशीन 1, 3 मशीन था, मशीन 2 और मशीन, यहाँ पर टोटल डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं, टोटल डेप्रिसिएशन। जो मशीन 3 था उसे हम लोग लास्ट में दिखा देंगे, क्योंकि वो उसी साल खरीदा गया था। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1/7/2008, 1/7/2008 में मशीन खरीदा गया, परचेज, जो मशीन खरीदा गया उसका वैल्यू है 8 लाख। ठीक है, अच्छा,
उसके बाद 30 जून 2009 पे डेप्रिसिएशन लगेगा। जो मशीन खरीदा है हम लोगों ने उस पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, डेप्रिसिएशन जो है 15% करके, ये नया वाला है 15, इसके पहले कितना लगता था 20% डिमिनिशिंग पे एट द रेट ऑफ 20%। तो 8 लाख पे 20% लगाएंगे तो 1,60,000 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने मशीन 2 खरीदा नहीं है, मशीन 1 खरीदा था 1/7/2008 में, 1 जुलाई को, इसका ईयर एंड होगा 30 जून 2009 में। और इसके बाद हम लोगों ने 1/10/10 में खरीदा है, तो मशीन 2 तब तक था नहीं सिनेरियो में, तो इस पे डेप्रिसिएशन भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर WDV हो जाएगा 1/7/2009 में, WDV हो गया ये माइनस करने पे 6,40,000 6,40,000। तो डेप्रिसिएशन टोटल हो गया 1,60,000, ये हो गया 1,60,000। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोगों ने 1/1/10 में, ये देखो 1/1/10 में मशीन परचेस किया, ये देखो अनदर मशीन फॉर 6 लाख परचेस, 6 लाख। अच्छा, ये मशीन 2 में लिखना चाहिए, हम यहाँ पर लिख दिए गलती से, यहाँ पर 6 लाख रुपए का मशीन परचेस हुआ। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं, मशीन परचेस हुआ 6 लाख। अब डेप्रिसिएशन लगेगा 30 जून 2010 पे, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, 20% जो पुराना मेथड है और WDV मेथड पे, तो बचे हुए वैल्यू पे लगेगा 6,40,000 का 20%, देखते कितना होता है। 1,28,000 और इस पे 20% यानी 1,20,000। अच्छा, ये लेकिन अक्टूबर में खरीदा गया तो पूरे साल का तो नहीं लगेगा, वो तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो ये डेप्रिसिएशन कितने टाइम का लगेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, जून तक, मतलब 9 मंथ्स का लगेगा। तो 6 लाख इंटू 10%, 6 लाख इंटू 10% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, 45,000। ठीक है, ओ ये 20% था, मैंने गलत कर दिया, 10% कर दिया, सॉरी। 6 लाख इंटू 20% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, 9 मंथ्स का हो रहा है ना, 90,000। क्या सब आ जा रहा है, 6 लाख इंटू 20% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6 मंथ्स ही हो रहा है क्या, 30 जून तक। 1 अक्टूबर था या 1 जैन था, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, ये 6 मंथ्स का होगा, तो डिवाइडेड इंटू 6 होना चाहिए ना, तो 60,000 होगा। मैंने इसको अक्टूबर काउंट कर लिया। 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं, इस पे डेप्रिसिएशन जो लग रहा है वो 6 मंथ्स का लग रहा है, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हो रहा है 60,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 60 प्लस 1,28,000, तो ये हो गया 1,88,000। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन हो गया, बचा हुआ वैल्यू कितना हुआ, बचा हुआ वैल्यू हुआ 5,40,000 और ये हो गया 5,12,000। ठीक है, फिर 30 जून, ये वैल्यू लिख देते हैं पहले WDV। ठीक है, 1,17,10 का वैल्यू है, WDV वैल्यू है ये 5,12,000 और 5,40,000। फिर 30 जून में डेप्रिसिएशन लगेगा, यहाँ पर 30 जून 2011 में फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा एट द रेट ऑफ 20%। तो ये कितना है, 5,12,000 पे 20%, 1,02,400, 1,02,400। तो माइनस कितना है, 5,12,000 माइनस 5,12,000, 4,09,600। अच्छा, ये वैल्यू आ जाएगा 1,711 का। और सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा 5,40,000 का 20%, 1,08,000। अब तो पूरे साल का ही लगेगा,
1,08,000 माइनस 5,40,000, 4,32,000 और टोटल डेप्रिसिएशन हो गया ये दोनों मिला के 1,02,400 प्लस 1,08,000, 2,10,400। अच्छा, फिर 30 जून 2012 डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, फिर 20% डेप्रिसिएशन लगेगा 4,09,600 पे 20%, 81,920। हम लोग जब तक 13 तक नहीं पहुंच जाते हमें करते रहना है, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे 81 माइनस हो जाएगा 4,09,600, 3,27,680, 4,32,000 इंटू 20%, 4,32,000 इंटू 20%, 86,400, 86,400। अच्छा, ये माइनस करने से हो जाएगा 3,45,600। अच्छा, ये दोनों ऐड करेंगे 86,400 प्लस 81,920। हाँ, तो ये हो जाएगा 1,68,320। यहाँ पर लिख लेते हैं 1,68,320। अच्छा, ये हो गया WDV फॉर 1/7/2012। हम लोग यहाँ तक ही करेंगे क्योंकि 2013 से हमें नया मेथड लगाना है, तो पुराने मेथड में अब तक इतना डेप्रिसिएशन लग चुका है। ठीक है, पुराने मेथड में अब तक इतना डेप्रिसिएशन जो है लग चुका है। अब हम लोगों को चेंज दिखाना पड़ेगा, हम लोग चेंज करना चाहते हैं, SLM में चेंज करना चाहते हैं। तो SLM में क्या होगा वैल्यू, तो दो मशीन है, 8 लाख वाला और ये 1,60,000, तो 8 लाख वाले पे कितना डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन ऑन 8 लाख एट द रेट ऑफ, इसमें रेट भी चेंज है, देखो इसमें रेट भी चेंज कर दिया है 15%, एट द रेट ऑफ 15% फॉर 4 ईयर्स हो रहा है। देख लो यहाँ पर एक बार डेप्रिसिएशन, दो बार डेप्रिसिएशन, 3 बार, 4 बार, 4 बार डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो वो 4 साल का चेंज हमें देखना पड़ेगा फॉर 4 ईयर। कहां से कहां तक, 1,7,8 से लेके यहाँ तक, ये वाला 1,7,12 तक, या फिर 30 जून 12 तक बोल सकते हैं हम लोग। तो 15% करके 4 साल का, तो 8 लाख इंटू 15% इंटू 4,80,000। और यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो नया वाला मशीन है ऑन 6 लाख एट द रेट ऑफ 15% फॉर कितना साल होगा, यहाँ पर 6 मंथ्स यानी आधा महीना। ठीक है, और यहाँ पर दो, तो 2.5, 2.5 साल, 2.5 ईयर्स हम लोग बोल सकते हैं, 2.5 ईयर। कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ये भी हो रहा है 30 जून 12 तक, बट इसका स्टार्टिंग जो है ये 2008 में नहीं हुआ है, ये हुआ है 1/1/10 से। ठीक है, 1/1/10 से लेके यहाँ तक 2.5, तो 90,000, सॉरी 6 लाख पे 15%, 6 लाख 15% इंटू 2.5, 2,25,000, 2,25,000। अब टोटल कितना हो रहा है, जैसे अभी तक का यहाँ पर टोटल हम लोगों ने किया नहीं है, हम लोग यहाँ पर कर लेंगे ये वाला टोटल। तो यहाँ पर टोटल इन दोनों मशीन पे अभी तक डेप्रिसिएशन लग चुका है 7,05,000 लग जाएगा अगर हम लोग SLM फॉलो करते हैं तो, लेकिन ओरिजिनली कितना लगा है वो देखना पड़ेगा। 1,60,000 प्लस 1,88,000, 1,60,000 ये ऑलरेडी हम लोगों ने चार्ज कर दिया था, प्लस 1,88,000 प्लस पुराने मेथड से कितना है वो हम लोग देख रहे हैं, 2,10,400 प्लस 1,68,320
7,26,720, 7,26,720 ये लग चुका है। अगर हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डालते हैं और एसएलएम मेथड में ट्रांसफर होते हैं तो वो 7,05,000 ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, पहले था 7,26,720 माइनस 7,05,000 माइनस 7,05,000, तो डिफरेंस हो रहा है 21,720, 21,720 ये है ओल्ड, ये है न्यू। तो इसका मतलब हम लोग पुराने में ज्यादा खर्चा दिखाए थे, अभी कम दिखाएंगे तो पीएल इंक्रीज होगा और एसेट भी, मतलब पीएल में प्रॉफिट होगा, इंक्रीज का मतलब प्रॉफिट होगा और एसेट का वैल्यू भी बढ़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन कम होगा तो एसेट का वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है, एसेट का वैल्यू भी बढ़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग एंट्री क्या करेंगे, एसेट डेबिट टू पीएल, ये एंट्री होगा एसेट अकाउंट में कितने से, 21,720 से। तो ये तो हम लोगों ने जितना तक डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था पुराने मेथड में और नए मेथड से होने से कितना होगा वहां तक ही कैलकुलेट किया है, मतलब अप टू हम लोगों ने 30 जून 2012 तक कैलकुलेट किया है, बट हमें तो अकाउंटिंग बोला है 30 जून 2013 तक का करने का, और जिसमें हम लोग एसएलएम मेथड लगाएंगे तो वो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर ही दिखा देंगे अकाउंट में। तो एक ही साल का अकाउंट बनाने के लिए बोला है, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स हॉट एंड कोल्ड मशीनरी अकाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट वन सेवन ट्वेल्व टू बैलेंस बीडी। 1712 में कितना बैलेंस था, तो 1712 में ये दोनों का टोटल 3,27,680 प्लस 3,45,600, तो चेक कर लेते, 3,27,680, 3,27,680 प्लस 3,45,600, 3,45,600 टोटल कर लेते हैं, तो ये 806612 6,73,280 ये हो गया था 1712 का बैलेंस पुराने मेथड के हिसाब से, क्योंकि नया मेथड तो 13 से चालू हो रहा है, तो पुराने मेथड के हिसाब से इतना है। अब ये अकाउंट बना हुआ है 30 जून 2013 में हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे, जो कि हम लोग एसएलएम मेथड से लगाएंगे, और एसएलएम मेथड से लगाने से कितना होगा, 8 लाख पे 15% मतलब कितना होता है पर ईयर का देखना पड़ेगा ना, और एक जीरो होगा 8 लाख। अरे बाबा 8 लाख, 1,20,000, ठीक है, ये हो गया 1,20,000, 1,20,000 पहले वाले मशीन पे, 8 लाख वाले पे, और 6 लाख पे 15%, 6 लाख इंटू 15%, 90,000। और जो नया मशीन खरीदा हम लोगों ने उस पे भी लगेगा, जो नया मशीन खरीदा है 15 लाख का, शायद देखते हैं कहाँ पर खरीदा, ये रहा 15 लाख का खरीदा है हम लोगों ने 11012 में, ये तो हम लोगों ने दो ही दिखाया, 8 लाख का और 6 लाख का। अच्छा, 11012 में जो मशीन खरीदा है 15 लाख, उस पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, तो वो यहाँ पर एंट्री दिखाना पड़ेगा 11012 में, टू बैंक बोल के 15 लाख परचेज,
इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 10th यानी अक्टूबर, अक्टूबर से लेके जून, अक्टूबर पूरा, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 9 मंथ्स का लगेगा 15 लाख पे, इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 इंटू कितना परसेंट है 15, 1,68,750। अब ये सब ऐड हो जाएगा प्लस 2,10,000, 3,78,750, ये तीनों का करंट मेथड से डेप्रिसिएशन हम लोगों के पास आ गया। ठीक है, अब जो डेप्रिसिएशन हम लोग पहले किए थे उसे हम लोग एडजस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो बैलेंस दिख रहा है ये तो डब्ल्यूटीवी से दिख रहा है, तो इसे एडजस्ट कैसे करेंगे? जो लिख दिया उसे काटना थोड़ी ना है, वो तो अकाउंट है, ये पेज में हम लोग कर रहे हैं तो काट दे, ऐसा तो नहीं होता है ना। इसी वजह से ये एंट्री है, इसको लिखने से ही वो एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एसेट टू पीएल, तो टू पीएल बोल के यहाँ पर दिखाना पड़ेगा एसेट अकाउंट में, टू पीएल 30 जून 2013। अच्छा, यहाँ पर 21,720, अब ये ऐड हो जाएगा और यहाँ पर बैलेंस दिखेगा बाई बैलेंस सीडी। तो ये ऐड कर लेते हैं, 15,21,720 प्लस 6,73,280, 21,95, 21,95,000, 21,95,000 माइनस 3,78,750, 18,16,250, 18,16,250। ये यहाँ पर लिखने से ही ऑटोमेटिकली एसेट का वैल्यू उतने से बढ़ जाएगा जितना एसएलएम चार्ज करने से होता। ठीक है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पर कैलकुलेट हो गया, इस तरह से होगा। बस कंप्लीट है, ये हम लोग का डेप्रिसिएशन छोटा सा ही रहता है सीएमए में, तो ये मतलब इंटर में, तो बस ये इतना ही हमें करना था। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।